हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट होता है। तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ में जो है ये टॉपिक हम आज इसका स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है ना, ये एक मैं ये मान के चलता हूँ कि थोड़ा सा वास्ट टॉपिक माना जाता है। वास्ट टॉपिक मतलब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो इसमें हमारे को एक चुनिंदा चीजें करनी पड़ती है, और चुनिंदा करके भी कुछ सारी चीजें जो होती हैं वो बहुत सारी चीजें बहुत सारे अलग अलग तरीके से हमारे को करनी पड़ती है। ये एक इजी टॉपिक नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। और मतलब अगर इसमें टफ क्वेश्चन बनाना चाहे एग्जामिनर, तो बढ़िया से बढ़िया टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसमें। ठीक है। तो जिसको ये इजी टॉपिक लगता है उसने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी होगी, है ना। तो अगर एनसीईआरटी और उससे थोड़ा सा बाहर निकले, तो आपको दिखेगा कि इसमें क्वेश्चंस का क्राइटेरिया कितना बढ़िया हो सकता है और क्वेश्चन कितने बढ़िया आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को हम किस तरीके से करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी में हम 10th लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे 9th-10th लेवल से। उसके बाद उसको हम 11th लेवल पे लेके जाएंगे, उसके बाद हम उसको 12th लेवल पे लेके जाएंगे, उसके बाद हम उसको ग्रेजुएशन लेवल पे लेके जाएंगे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन बिल्कुल मतलब बेसिक क्वेश्चन नहीं उठाने वाले हैं, क्योंकि बेसिक का मतलब नहीं बनता अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है। अब इसको ग्रेजुएशन तक लेके जाएंगे हम, इसको पॉइजनस रेशियो वगैरह सब कुछ इसमें करवाएंगे इसको, ठीक है ना। अब आज जो है वो चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर में आज थोड़ा सा बेसिक मिलेगा आपको। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कहाँ से आ गई भाई ये चैप्टर। कोई भी चैप्टर जब आता है ना, तो वो कहीं से तो आता ही है ना। तो यहाँ पे देखो, कहीं से लाने वाले लोग जो हैं वो तीन लोग मैंने यहाँ पे बैठा रखे हैं। दिख रहे हैं आपको ये तीन लोग, जिनके बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है, सुनहरे सुनहरे। ठीक है। देखो कलर, देखो इनके बालों का, बढ़िया कलर है, अच्छे अच्छे बाल हैं, घने बाल हैं। आजकल ऐसे बाल होते हैं क्या? नहीं होते। आपके हैं? हमारे भी नहीं है। ठीक है। तो नहीं होते भैया। ठीक है, ऐसे बाल नहीं होते। ये उस समय होते थे जब बढ़िया लोग अच्छा खाना खाते थे। तो यहाँ पे तीन लोग हैं। एक तो है पियरे डी फॉर्मेट, ठीक है। दूसरे हैं पास्कल, इनका नाम है पास्कल भैया, है ना, पास्कल जी है हमारे। और ये जो तीसरे हैं ये है एंटोनी, है ना, एंटोनी गैम्बर्ट। अब ये तीनों का काम क्या है भैया इसमें, प्रोबेबिलिटी में वैसे इन तीनों का योगदान बहुत ज्यादा है। एंटोनी गैम्बर्ट जो थे वो एक तरह के एंटोनी लॉम्बर्ट भी इनको बोला जाता है, गॉम्बर्ट है वैसे, गैम्बर्ट नहीं गॉम्बर्ट। ठीक है। एंटोनी गॉम्बर्ट जो है, एक्चुअल में ये उस समय के एक बहुत ही बढ़िया, मैं ये बोल सकता हूँ, लेखक थे, है ना। तो लेखक थे, लेकिन इनका एक और शौक था। शौकिया तौर पर ये एक बहुत बड़े जुआरी टाइप के थे, मतलब हिंदी में बोला जाए तो जुआरी थे, कसीनो वसीनो थोड़ा बहुत इनका हिसाब किताब था। पियरे डी फर्मेट जो थे उस समय सिविल सर्वेंट थे। क्या थे? सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट समझते हैं ना आप? सरकारी नौकरी थी उसके उस समय इनके पास में, फ्रांस में। ठीक है। तो फ्रांस में ये सिविल सर्वेंट थे। और एंटोनी गॉम्बर्ट जो थे वो इनके दोस्त थे। तो एंटोनी गॉम्बर्ट को एक बहुत ही अच्छा शौक था कि भैया कसिनो या किसी भी तरीके से जुआ हुआ खेल के पैसे वैसे बढ़िया से कमाने का शौक था। तो मैं स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, मतलब मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसको ना। तो इन्होंने एक दो प्रॉब्लम्स इनके पास में लाके रखी, और प्रॉब्लम्स इस तरीके से लाके रखी, इनको चाहिए था प्रॉफिट ज्यादा। यानी ये चाहते थे, फॉर्मेट को ये बोलते थे कि फॉर्मेट जी आप एक काम करिए, आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन दीजिए जिससे मैं जीतूं। यानी मेरे को जो है प्रॉब्लम्स अगर मैं मेरे पास में है, मतलब मैं कुछ ऐसा करूं लोगों के साथ में कि प्रॉफिट मेरा ज्यादा हो, लॉस मेरा कम हो। तो प्योरिटी फॉर्मेट ने इनको एक डाइस की प्रॉब्लम दी थी। लेकिन मैं डाइस का एग्जांपल नहीं लूंगा, उन्होंने कुछ एग्जांपल इस तरीके से दिया कि अगर आप क्या करो, अपने चांसेस बढ़ा सको, या अपने जो है एक्सपेक्टेड जो आउटकम्स हैं वो आप बढ़ा सको, ठीक है, तो आपकी जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका उन्होंने एक एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि सपोज करिए आपके पास में कुछ नंबर्स हैं, और आप जो है जो भी चीज खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपने मतलब 1 से लेके 100 तक मान लेते नंबर चूज कर लिए। 1 से लेके कितने तक? 100 तक नंबर चूज कर लिए, 100 तक। और आपने जो सामने वाला है उसको बोला कि बस एक ही नंबर चूज करो, अगर आपने चूज कर लिया तो मैं आपको 8 गुना 10 गुना पैसे दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप हार गए तो आपके पैसे मेरे। तो इन्होंने बोला ठीक है, तो कैसे करूं मैं इसको?" इन्होंने बोला सपोज करिए ये 5 नंबर है, आप उसको ये बोल दीजिए कि 5 चूज करो। ठीक है, और उसको बिना दिखाए आप घुमा दो या जो भी करना है कर दो। ठीक है। तो इसमें अगर इसका कहवा आ गया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर इसका कहवा नहीं आया तो आप जीत गए। तो वो बोलेंगे तो फिर मेरा इसमें फायदा क्या? तो एंटोनी को पियरे डे परमिट ने बोला कि आपका फायदा है सर, कि आप जो है 99 बार जीत सकते हो, वो सिर्फ एक ही बार जीतेगा जब उसका बोला हुआ नंबर आ सकता है, यानी आपका जो है जीतने के चांसेस ज्यादा है ना। तो अब एंटोनी ने जो ये बोला, इन्होंने गॉम्बर्ट जी ने ये बोला कि क्या इसकी गारंटी है?
तो फॉर्मेट ने ये बोला नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, ये गेम ऑफ चांस है ना। गेम ऑफ चांस का मतलब ये होता है इसका बस होने के चांसेस हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं देता किसी भी चीज की कि आप जीतोगे ही जीतोगे। तो यहाँ से एक टॉपिक जो है जिसके ऊपर बात हुई है, मैथमेटिशियन थे अपने टाइम के बहुत बढ़िया, फॉर्मेट। इन्होंने एक टॉपिक का मतलब मैं ये बोलूंगा डिस्कवर करा, या जो जो भी बोल सकते हैं, एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक था, पियरे डे फॉर्मेट ने स्टार्ट करा था सबसे पहले, मतलब इसके बारे में और इस पे रिसर्च जो है उन्होंने स्टार्ट करी। स्टार्ट करने के बाद में 1601 से 1665 तक ये रहे, ये थोड़े से स्पिरिचुअल टाइप के इंसान थे। तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, अपना ज्यादातर जीवन मैथमेटिक्स को त्याग कर रिलीजियस बेसिस पे लगा दिया। लेकिन पास्कल जो थे वो उसी टाइम के, मतलब इनके आसपास के ही थे। तो पास्कल ने प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो है वो पकड़ के इसको बात बहुत आगे तक पहुंचा दी, और इसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें निकाली उन्होंने, जिसमें पास्कल ट्राइंगल आता है, बहुत सारी चीजें। पास्कल ट्राइंगल तो एक्चुअल में बाइनोमियल का पार्ट है, बट पास्कल ने प्रोबेबिलिटी में भी बहुत सारा काम दिया है, ठीक है। उसके बाद बर्नौली आए, बाकी लोग आए, तो उन्होंने अलग अलग काम दिए। तो ये तीन लोग जो हैं प्रोबेबिलिटी को उजागर करने में बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। एंटोनी द गॉम्बर्ट कवालियर भी बोलते हैं हम इसका नाम, पियरे डे फर्मेट, पास्कल, ठीक है। पास्कल का ज्यादातर योगदान जो है वो शॉर्टकट वगैरह देने में भी बहुत है, ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो प्रोबेबिलिटी जो है एक्चुअल में होता क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है स्टडी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब ये होता है कोई भी चीज जो हो सकती है उसके बाद उसका अगर मैं फ्यूचर की गणना करूं, फ्यूचर का गणना गणना करने को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं किसी भी चीज के, मतलब होने के कितने भी तरह तरह के चांसेस हैं, उसकी जो स्टडी होती है उसको प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। अब आउटकम किस चीज के निकलते हैं, आउटकम्स निकलते हैं इवेंट के। इवेंट को हिंदी में हम बोलते हैं घटना। क्या बोलते हैं, घटना बोलते हैं ना, घटना घट गई ठीक है, वो वाली घटना नहीं है ये, ठीक है। तो घटना क्या होती है भैया, घटना मतलब कोई भी एक तरह का, मैं ये बोल सकता हूँ एक तरह का सेंटेंस जो मैं लिख सकता हूँ, और प्रैक्टिकली वो पॉसिबल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कोई एक ऐसा सेंटेंस लिख सकता हूँ, ठीक है, जैसे टुमारो इज मंडे, ठीक है, दैट इज अ सेंटेंस, है ना। तो ये एक इवेंट कहलाता है, ठीक है, जिसको मैं प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल सेंटेंस अगर लिख पाऊँ तो वो एक इवेंट कहलाता है, ठीक है। तो इवेंट क्या होता है, कोई भी चीज जो हो सकती है या जिसके होने के चांसेस आप निकाल सकते हो उसको इवेंट बोला जाता है, यानी घटना बोली जाती है, ठीक है। अब इवेंट तीन तरह के होते हैं टोटल, ठीक है। मैं अभी सैंपल स्पेस की बात एक साथ में करूंगा, जो जो बीच में छोड़ रहा हूँ बता रहा हूँ मैं अभी। इवेंट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है श्योर इवेंट, जिसको बोलते हैं हम निश्चित घटना, ठीक है। किसी भी इवेंट को हम ई से डिनोट करते हैं, किससे, ई से, ई से डिनोट करते हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी को हम पीई लिखते हैं, यानी पीई को से अगर मैंने डिनोट करा है तो इसका मतलब मैं उसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला इवेंट जो आता है उसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निश्चित घटना। निश्चित मतलब क्या, निश्चित मतलब भैया बहुत ज्यादा होने के उसके चांस है, यानी 100% होगा ही होगा। जैसे मैंने बोला, अगर सपोज करिए मैंने ये बोला कि टुडे इज संडे, ठीक है, टुमारो इज मंडे, तो कल मंडे होने की कितने परसेंट चांस है अगर आज संडे है तो आप बोलेंगे सर अगर आज संडे है, सपोज करो आज संडे है, संडे तो नहीं है आज, लेकिन सपोज करो आज संडे है, तो कल मंडे होने के 100% चांस है। 100% अगर किसी चीज के चांस हैं, ठीक है, 100% अगर किसी चीज के चांस है, तो ऐसी घटना को निश्चित घटना यानी श्योर इवेंट कहा जाता है। तो कोई भी चीज के अगर 100% चांस है, परसेंटेज हटानी आती है आपको, क्या परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 डाल दिया जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर फ्रैक्शन बेस्ड वैल्यू में 1 इसका आंसर है। तो अगर मैं ये बोलूं कि किसी भी चीज के होने के 100% चांस है, या किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है, तो ऐसी घटना को निश्चित घटना बोल दिया जाता है। तो निश्चित घटना ऐसी घटना होती है जिसके होने के 100% चांस होते हैं, या जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो इम्पॉसिबल क्या होता होगा, इम्पॉसिबल वो होता है भैया जिसके होने के चांस नहीं होते। जैसे मैंने बोल दिया आज जो है वो संडे है, कल जो है वो मान लेते हैं कल वेडनेसडे हो जाएगा सीधा। संडे के बाद में वेडनेसडे नहीं आता भैया, हमारा कैलेंडर जो है उसमें 2 दिन गायब नहीं हो सकते हमारे, ठीक है, 2 दिन बड़े काम के हैं, एक एक दिन काम का है हमारा। तो ऐसी घटना, ठीक है, जिसको अनिश्चित घटना बोला जाता है, जिसके होने के चांसेस नहीं होते या 0% होते हैं, अनिश्चित घटना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भैया क्या, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो 0% चांस यानी इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी, तो आप बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी भी इसकी जीरो ही करो, फिर 0% चांस है तो, है ना। और तीसरे इवेंट जो होते हैं वो नॉर्मल इवेंट होते हैं। नॉर्मल इवेंट क्या होते हैं, मतलब जो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, है ना। जैसे मतलब मैंने बोल दिया कि भैया आज जो है वो बारिश होगी, तो बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है ना वो तो, है ना। मौसम अच्छा होगा तो हो जाएगी, मौसम अच्छा होगा तो नहीं होगी उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है, मौसम अच्छा होगा तो नहीं होगी, नहीं अच्छा होगा तो हो जाएगी, है ना।
अब ये जो नॉर्मल इवेंट होते हैं, नॉर्मल इवेंट की जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो नॉर्मल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी टोटल आउटकम्स, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में हम बोलते हैं कुल अनुकूल परिणामों की घटना, मतलब अनुकूल जितने भी परिणाम होते हैं, ठीक है, अनुकूल परिणामों की घटना, है ना, परिणाम, है ना, इसको अगर मैं कुल परिणाम, है ना, से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो अनुकूल परिणाम को अगर मैं कुल परिणाम से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर दूं, तो जो है वो नॉर्मल इवेंट की हमारे पास में प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब बात ये आती है, देखो अभी हमने श्योर इवेंट के बारे में बात करी, श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है ना, चांसेस कितने, 100%। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है ना, चांसेस कितने, 0%। नॉर्मल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 1 से 0 के बीच में भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी के जो 100% चांस होते हैं ये मैक्सिमम चांस होते हैं, किसी भी चीज के होने के जो चांस होते हैं मैक्सिमम, ये 100% ही होते हैं, यानी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता कुछ भी ना, ठीक है। तो किसी भी चीज के जो चांस होते हैं मैक्सिमम चांस 100% होते हैं होने के, ना होने के परसेंटेज जो होती है वो 0% चांस होती है। तो याद रखिएगा जो नॉर्मल इवेंट होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, यानी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ये 1 होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल में 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती, 0 से छोटी यानी नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो 1 से बड़ी कभी नहीं होगी, 0 से छोटी कभी नहीं होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अभी हमने क्या क्या पढ़ा भाई, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो स्टडी ऑफ आउटकम्स होती है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं भाई पीई से, है ना, एक बार रिकॉल करते हैं। इवेंट क्या होते हैं, आउटकम या इवेंट की जो स्टडी होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है। इवेंट होते क्या है, इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस का एक सबसेट बोल सकता हूँ मैं, सबसेट होता है एक सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस क्या होता है, तो सैंपल स्पेस होता है भैया स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स का मीनिंग ये होता है कि भाई जितने भी टोटल इवेंट्स हो सकते हैं, अगर मैं सबके सब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स उसके निकल सकते हैं, मैं सबका एक स्पेस बना लूं, है ना, स्पेस में जनरेट कर लूं, तो उस स्पेस को बोलते हैं हम सैंपल स्पेस, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया ये सैंपल स्पेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो जरा इसमें ध्यान से देखिए, अलग अलग जो चीजें होती हैं सबके अलग अलग सैंपल स्पेस हो सकते हैं, यानी अलग अलग जो इवेंट्स हो रहे हैं हर इवेंट के आउटकम अलग अलग हो सकते हैं, जिसके हिसाब से उसके सैंपल स्पेस भी अलग अलग बन सकते हैं। जैसे सैंपल स्पेस जब भी आपको किसी का भी बनाना हो तो उसको हम एस से डिनोट करते हैं और ये वाले ब्रैकेट में डालते हैं। ये ब्रैकेट सेट के जैसा ही है, स्पेस का भी ब्रैकेट ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं मैंने अगर नॉर्मल सा आपसे बोला कि भाई एक कॉइन है, कॉइन को मैं एक बार टॉस कर रहा हूँ, कितना, एक बार टॉस कर रहा हूँ, तो क्या क्या आ सकता है, अगर मैं आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कॉइन को एक बार टॉस करा भाई क्या क्या आ सकता है, तो आप बोलेंगे सर कॉइन को टॉस करा तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ये अगर मैं बात करूं ये पॉसिबल जितनी भी चीजें हो सकती थी आपने सारी की सारी लिख दी, ये जो सारी की सारी चीजें एक सेट में डाल के रख दी आपने, यानी एक स्पेस में डाल के आपने रख दी है। ये जो स्पेस बना इसको बोलते हैं स्पेस ऑफ ऑल आउटकम्स और इसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस होता क्या है, स्पेस ऑफ ऑल आउटकम्स होता है। अगर आप एक टॉस कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से, अगर आप दो टॉस कर रहे हो, ठीक है, टू टॉसेस, तो क्या हो सकता है, मतलब एक कॉइन को दो बार टॉस करो या दो कॉइन को एक बार टॉस करो, तो ऐसा हो सकता है कि आपने पहले टॉस में एच आ गया, हेड आ गया, दूसरे टॉस में हेड आ गया, या पहले टॉस में टेल आ गया, दूसरे टॉस में भी क्या आ गया, टेल आ गया। या ऐसा हो सकता है पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या तो ऐसा हो सकता है पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए। ये चार घटनाएं पॉसिबल है, इन चारों का अगर मैं स्पेस बना लूं तो इसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस, ठीक है। और जहां पे यहाँ पे जितनी भी घटनाएं पॉसिबल हैं इन घटनाओं को हम बोलते हैं आउटकम्स। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो टोटल आउटकम्स इसमें 4 हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई, इसमें 4 है। इसमें कितने हैं अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो इसमें टोटल आउटकम्स है भाई, टोटल आउटकम्स 2 हैं, ठीक है। अगर मैंने आपसे नॉर्मल सा पूछा कि भाई हम इसके ना टॉसेस बढ़ाते रहें, जैसे सपोज करो मैंने 3 टॉस कर लिए, है ना, तो इसमें सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स जो होंगे वो तब कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसका फॉर्मूला 2 raised to power n होता है टोटल आउटकम्स का। मैं बोलूंगा आपने यही फॉर्मूला पढ़ा है, सही पढ़ा है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही पढ़ा है। बिल्कुल नहीं सही, मैं एक तरह से बोल सकता हूँ ये सही है भी नहीं भी, ठीक है। टोटल आउटकम जब भी निकालने हो
टोटल आउटकम्स ऐसा नहीं कि 2 की पावर n सबके लिए काम करेगा, ये काम करता है कॉइन पे, है ना, हर जगह पे तो काम नहीं करेगा। तो या कॉइन पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, हेड टेल आ सकता है ना, कुछ और आ सकता है। तो दो ही चीजें अगर आती हैं तो 2 रेज टू पावर n समझ में आता है। लेकिन अगर ये 2 रेज टू पावर n टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला ना हो, है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आउटकम का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में मैं जो है ज्यादातर बच्चों को इस तरीके से बताता हूँ। फेसेस की पावर अगर आप टॉस कर दोगे, यानी जितने ही फेसेस हैं उसका टॉस कितनी बार कर रहे हो, अगर ये कर लोगे तो आपके पास में टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। जैसे कॉइन के केस में फेसेस होते हैं हमारे पास में दो, टॉस कितनी बारी में करने 3, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए। तो टोटल आउटकम्स 8 हो गए, तो कुछ 8 इस तरीके से बनाओ, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, पहला टेल, दूसरा टेल, तीसरा टेल, या ये दोनों हेड, ये दोनों टेल, या ये हेड टेल हेड, या तो ऐसे कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो, टेल टेल हेड कर सकते हो, या तो टेल हेड टेल कर सकते हो, है ना, या तो हेड टेल टेल कर सकते हो, या तो टेल हेड हेड कर सकते हो। ये जो टोटल आउटकम्स बने हैं ये होते हैं टोटल 8 आउटकम्स बने हैं हमारे पास में, और इस तरीके से आप निकाल सकते हो। लेकिन आप बोलेंगे सर आपने इसको याद कराया क्या, तो मैं बोलूंगा सैंपल स्पेस जो होता है ना वो मतलब लगभग लगभग 3 टॉस के लिए तो लगभग हर किसी को याद रहता ही है, नहीं है आपको याद तो याद रख लीजिएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको याद नहीं रखना, आपको बनाना सीखना है, तो सैंपल स्पेस बनाने का तरीका भी है हमारे पास में, शॉर्टकट नाम की चीज होती है, बहुत ज्यादा रखता हूं मैं उसको। ठीक है, तो देखो बताता हूँ क्या है। सैंपल स्पेस करने का तरीका बड़ा आसान होता है। क्वाइन के केस में अगर आपको जैसे 3 टॉस करने हैं, है ना, 3 टॉस करने, अभी मैंने आपको कैसे बताया कि ऐसे हेड हेड टेल ऐसे कर करके पूरा का पूरा बता दिया। आपको नहीं याद आ रहा कहाँ पे हेड है कहाँ पे टेल है, भाई कैसे करेंगे एग्जाम में, तो क्या करो, 3 टॉस में सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकाल लो। तो आप बोलेंगे सर टोटल आउटकम जो होते हैं 3 टॉस में आ जाएंगे 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएंगे, है ना। 8 आउटकम्स आएंगे तो इसका सैंपल स्पेस बनाने के लिए क्या करो, 4 बार हेड लिख दो, 1 2 3 4, 4 मतलब इसका आधा करो, 8 का आधा कितना होता है 4, 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल लिख दो, 1 2 3 4। अब 2 बार हेड लिखो, 4 का आधा, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, ठीक है। 2 का आधा क्या होता है 1, तो 1 का आधा, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। लो जी, ये जो बना ना, ये सैंपल स्पेस बना है आपका टोटल 3 टॉस के लिए, ठीक है। तो 3 टॉस के लिए 8 आउटकम जो है, देखो सारे के सारे एक दूसरे से अलग हैं, ये 8 आउटकम जो है वो आप इस तरीके से बना सकते हो। और 3 के लिए नहीं, ये तरीका ना हर जगह टॉस पे करेगा, जैसे 4 टॉसेस कर रहे हो आप, 4 टॉसेस कर रहे हो, तो टोटल आउटकम्स होंगे 2 की पावर 4, है ना। टोटल आउटकम्स कितने होंगे भाई, 2 की पावर 4 हो जाएंगे, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 अगर आप बनाने बैठे 16 हो जाता है भैया, है ना, 16 अगर बनाने बैठे फिर तो बन गया। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, 4 बार, सॉरी 16 का आधा 8 बार तो ऐड कर दो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 8 बार तो हेड कर लिया, 8 ही बार टेल कर दो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 8 बार टेल कर दो। अब जैसे ही करा, अब क्या करेंगे, 8 का आधा करो, 4, 4 बार हेड करो, 1 2 3 4, 4 बार टेल करो, 1 2 3 4, फिर 4 बार हेड करो, 1 2 3 4, फिर 4 बार टेल करो, 1 2 3 4, 4 का आधा 2, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, फिर हेड हेड टेल टेल, फिर हेड हेड टेल टेल। अब 2 का आधा 1, एच टी 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 एच टी। लो भाई, ये जो बना इसमें टोटल 16 आउटकम्स हैं। तो 16 के 16 आउटकम्स जो है वो सारे के सारे एक दूसरे से अलग हैं। आप 32 बनाओ, 64 बनाओ, कितने मर्जी बना लो, इस तरीके से बनाओगे तो कभी भी गलत नहीं होगा आपका। यानी आपको कुछ ढूंढना नहीं है, आपको बस आधा आधा करके इस तरीके से बनाना है। तो याद रखिएगा, 16, 16 का आधा पहले 8, फिर 8 का आधा 4, फिर 4 का आधा 2, फिर 2 का आधा 1। इस तरीके से आप बनाते रहिए, आपका आंसर निकलता रहेगा। क्लियर है, चलिए। अब जैसे कॉइन के बाद में दूसरी चीज आ जाती है भैया, डाई, है ना। डाइस की बात करते हैं भाई, डाइस को हम हिंदी में बोलते हैं पासा, पासा। कॉइन को सिक्का बोलते हैं, डाइस को बोलते हैं पासा। तो कभी भी किसी भी डाई को एक बार फेंकते हो तो इसमें ना पासे में क्या होता है, 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स टोटल आ सकते हैं। और अगर टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला याद रखें तो टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला होता है फेसेस की पावर टॉस। तो इसमें फेसेस कितने होते हैं भाई डाइज में, तो आप बोलेंगे सर डाई में जो होते हैं 6 फेसेस होते हैं, इसकी पावर टॉस यानी 6 आंसर आ जाएगा। 2 टॉसेस अगर आप करते हो तो टोटल आउटकम जो होते हैं फेसेस की पावर टॉस, है ना। टोटल आउटकम्स का जो फॉर्मूला होता है
वो हो जाएगा आपका 6 की पावर 2 यानी 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। क्या ये टोटल हर सैंपल स्पेस में लगता है? तो हम ये बोलेंगे कि टोटल आउटकम का जो फॉर्मूला होता है वो हर सैंपल स्पेस के लिए अलग अलग होता है। मैं आपको बताता हूँ, सैंपल स्पेस जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप कैसा ऑब्जेक्ट ले रहे हो, आप किस तरीके से उसको क्रिएट कर रहे हो। ये बेसिक सैंपल स्पेस जो है वो पहले से ही हमारे पास में रहते हैं, लेकिन सैंपल स्पेस क्रिएशन भी होती है ना, 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी कि अलग 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 हम सैंपल स्पेस का अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कॉइन को, 3 कॉइन को और 2 डाई को एक साथ में फेंकूं तो उसके टोटल आउटकम कुछ अलग ही आएंगे, है ना। एक कॉइन को और 3 डाई को फेंकूं तो उसके टोटल आउटकम कुछ अलग आएंगे। एक कॉइन को, एक डाई को और एक मतलब पत्ते को फेंकूं मैं, तो भी तीनों के तीनों आउटकम जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे। तो टोटल आउटकम डिपेंड करते हैं कि आप सैंपल स्पेस किस तरीके से बना रहे हो। बेसिक सैंपल स्पेस का टोटल आउटकम्स निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जरा इसमें ध्यान से देखो। जैसे जब भी हमने टोटल आउटकम बनाया, 36 आउटकम्स कैसे बनते हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे डाई में होते हैं 1 से लेके 6 तक नंबर, 1 से लेके 6 तक नंबर। तो ऐसा हो सकता है कि पहले डाई पे अगर 1 आया तो दूसरे पे भी 1 आ जाए, या पहले पे 1 आया तो दूसरे पे 2 आ जाए, या तो पहले पे 1 आया तो दूसरे पे 3 आ जाए, 1 आया तो 4 आ जाए, 1 आया तो 5 आ जाए, 1 आया तो 6 आ जाए। ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 2 आया दूसरे पे 1 आ जाए, फिर 2 2 हो सकता है, 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना। उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ऐसा हो सकता है, और ऐसे कर करके 6 6 तक जा सकता है। अब मैं अगर आपसे नॉर्मल सी चीजें पूछता हूँ कि भाई यहाँ पे मिनिमम सम कितना होता है, मिनिमम, है ना, मिनिमम सम, दो टॉस के लिए अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम सम जो होता है वो होता है 2, याद रखिएगा, 1 और 1 को जोड़ के कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, और मैक्सिमम सम कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 12 होता है। क्या, 6 और 6 को जोड़ के आता है, तो मैक्सिमम सम जो होता है भाई वो 12 होता है इसमें। ठीक है, सम कभी भी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जैसे 1 और 1 को जोड़ के 2 आता है, 3 किस किस को जोड़ के आता है, तो 2 और 1 1 और 2, 4 किस को जोड़ के आता है, 3 1 2 2 1 3, 5 किस किस को जोड़ के आता है, 4 1 3 2 2 3 1 4। अच्छा, 8 किस किस को जोड़ के आता है, तो आप बोलेंगे सर इसको जोड़ के आता है। तो क्या समझ में आ रहा है कि मैं नीचे से ऐसे देख दे रहा हूँ, डायगनली इसको देख ले रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में जैसे मैं देख रहा हूँ तो मेरे को सारे के सारे सम मिल जा रहे हैं, देखो, है ना। जैसे मेरे को अगर 7 पता लगाना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिजिट हैं जिनको जोड़ के, है ना, हम 7 निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आपको सम देखना हो ऐसे डायगनली देखिएगा, इसमें ना डायगनली देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही बनेगा। क्लियर, चलिए। तो आपको ऐसे मतलब ऐड करके देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके दिमाग में सब कुछ चीजें पहले से ही हैं तो आप कर लोगे। अब देखो ये थोड़ा चैप्टर ना शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक है, तो आपको चीजें जो है हो सकता है आपको बोरिंग भी लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, बोर होना आपका हक है ना, क्योंकि तैयारी के लिए इतना सब तो चलता ही है ना, इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकते हैं हम। सेक्रीफाइस के साथ साथ आपका बोरियत थोड़ी सी मिटाते हैं, आपको पुरानी यादों में लेके जाते हैं। याद करो वो पीपल का पेड़ जहां पे आप पकड़े गए थे, और वहां पे आपने एक चीज की वजह से आप पकड़े गए थे। किस चीज की वजह से आप पकड़े गए थे, इस चीज की वजह से, है ना, याद आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कार्ड्स। ठीक है, तो कार्ड्स क्या होते हैं, कार्ड्स बहुत बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो जानते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं भी जानते होंगे, है ना। तो देखो कार्ड जो है ये ज्यादातर कुछ लोगों को तो कुछ लोगों के तो दिवाली पे निकलते हैं और कुछ लोगों के रोज निकलते हैं, जिससे उन लोगों का दिवाला निकल जाता है। तो कार्ड जो है इसको हिंदी में बोलते हैं पत्ते, है ना। ये टोटल होते हैं 52, 52 होते हैं कार्ड्स, है ना, टोटल टोटल होते हैं 52। और इसमें दो कलर के कार्ड्स होते हैं, पता है कुछ, हाँ कौन कौन से, एक होते हैं इसमें 26 26 में डिवाइड होते हैं भाई, 26 26 में, 26 होते हैं इसमें ब्लैक, है ना, और 26 होते हैं इसमें रेड। ठीक है, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो रेड कलर है उसको तो रेड से ही बना लेते हैं। रेड कलर में दो टाइप में डिवाइड होते हैं कार्ड, दो टाइप में कौन कौन से, तेहरा तेहरा, तेहरा यहाँ पे, तेहरा यहाँ पे। एक तो रेड कलर का ये वाला कार्ड होता है, क्या होता है इसका नाम, देखा है आपने कभी ऐसा कार्ड, हाँ क्या होता है इसका नाम, ईट बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है, ईट, ठीक है, ईट बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हिंदी में तो ईट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको डायमंड, क्या बोलते हैं, जो हिंदी में ईट है वही इंग्लिश में डायमंड है, इंग्लिश में ज्यादा महत्व दिया जाता है ना वर्ड्स को। इसको देखो जरा, इसको सेकंड वाला जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, इसको आप हिंदी में बोलते हैं पान, है ना, हिंदी में जो पान है, और इंग्लिश में इसी चीज को बोलते हैं हम हार्ट, HEART। ठीक है, तो डायमंड हो गया, पान हो गया, है ना, और हार्ट, मतलब ये सब। इसमें होता क्या है, 1 से लेके 10 तक तो नंबर लिखे होते हैं, और उसके बाद लिखा होता है KQJ। क्या क्या होता है KQJ बताऊंगा।
1 से लेके 10 तक नंबर लिखे होते हैं, उसके बाद होता है के क्यू जे यहाँ पर भी। ठीक है, अब जरा ब्लैक कार्ड जो है उसको मैं इस वाले व्हाइट वाले पेन से बना लेता हूँ। ठीक है, ब्लैक कार्ड जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से? पहला होता है ये वाला ऐसा दिखने वाला, देखा है ऐसा? ये देखना जरा, ऐसा कभी देखा है ऐसा? ठीक है, इसको हम बोलते थे, हाँ याद आ गया ना आपको, चिड़िया। इसको चिड़िया बोलते थे हम। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे को, है ना? क्यों याद आ रहा है और कहाँ से याद आ रहा है आपको? हिंदी में इसको बोलते हैं हम क्लब, इंग्लिश में, सॉरी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम क्लब, है ना? क्लब भी 1 से लेके 10 तक होते हैं भाई, 10 तक होते हैं। उसके बाद आता है के क्यू और जे आ जाता है इसमें। इसी तरीके से एक और आता है ये, इसको क्या होता है? ये उल्टा पान नहीं, इसको बोलते हैं हम हुकुम, है ना? हुकुम, हुकुम बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको स्पेड। ठीक है, क्लब और स्पेड 1 से लेके 10 तक नंबर, है ना? और उसके बाद में के क्यू और जे, ये होता है इसमें। अब बात ये आती है 1 से लेके जो 10 तक नंबर है, इसमें जो एक दिख रहा है, एक, एक को हिंदी में बोलते हैं हम इक्का। रुक जाओ, ई अच्छा सा बनाता हूं मैं, इसको बोलते हैं हम इक्का, इक्का। ठीक है, और थोड़ा सा इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एस। एस जो होते हैं वो टोटल एस होते हैं, मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ। ठीक है, टोटल एस जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, मतलब 2 रेड होते हैं, 2 ही क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। ब्लैक को मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर से लिखा है क्योंकि स्क्रीन हमारी ब्लैक है ना? ठीक है, तो 2 जो होते हैं वो रेड होते हैं, 2 क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। ठीक है, एस हर हर कार्ड का एक होता है, जैसे डायमंड का रेड एक एस हो जाता है। ठीक है, हार्ट का एक एस, एक एस होता है। ठीक है, इसी तरीके से हुकुम यानी स्पेड में एक होता है, इसमें ही भी एक ही होता है। ठीक है, तो टोटल जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं ये। ठीक है, इस तरीके से दो दो बटे होते हैं। अब इसमें बात करते हैं 1 से लेके जो 10 तक नंबर होते हैं, टोटल मिला के 40 नंबर होते हैं ये, यानी 40 नंबर वाले कार्ड होते हैं। तो नंबर कार्ड कितने होते हैं? नंबर कार्ड जो होते हैं वो होते हैं टोटल 40। बचे कितने? बचे हैं आपके पास में 12 कार्ड। तो इसको बोलते हैं हम फेस कार्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स होते हैं 12। जो आपको ये के क्यू जे के क्यू जे के क्यू जे दिख रहा है ना, ये के क्यू जे जो होते हैं एक्चुअल में फेस कार्ड होते हैं। इस पे ऐसे ना फेस बना होता है, जैसे स्क्रीन पे देखो दिख रहा है आपको फेस, है ना? जे पे, जे के क्यू होता क्या है? के को बोला जाता है किंग, है ना? क्यू को बोला जाता है क्वीन, राजा रानी, है ना? जे को बोला जाता है जैक। जैक मतलब जोकर नहीं होता, जे ए सी के वाला जैक होता है। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको नेव भी बोल देते हैं। कई कई बार ना बुक में नेव लिखा रहता है, तो नेव या जैक एक ही बात है। ठीक है, तो किंग हो गया, क्वीन हो गई, जैक हो गया, नेव हो गया, है ना? ये होते हैं टोटल 12 फेस कार्ड। 6 इसमें क्या होते हैं? 6 रेड होते हैं और 6 ही क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। ये हो गया। अब इसके साथ में आ जाते हैं एक ऑनर कार्ड्स। मैं यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ, स्पेस कम है। ऑनर कार्ड्स, ऑनर कार्ड जो होते हैं टोटल 16 होते हैं। 16 कैसे होते हैं भैया? तो 16 होते हैं, इसमें 4 तो आते हैं भैया एस, 12 आते हैं इसमें फेस। तो 4 एस और 12 फेस मिलके टोटल हो जाते हैं 16 ऑनर कार्ड्स। तो आपको अगर ये टेबल ट्री दिख रहा है आपको, तो ये जो मैंने एक ट्री बनाया आपके सामने, तो इसमें टोटल कार्ड, अब थोड़ा सा एक बार रिवाइज करता हूँ, टोटल कार्ड होते हैं 52। 26 ब्लैक होते हैं, 26 क्या होते हैं? रेड होते हैं। 26 ब्लैक, 26 रेड। ब्लैक में आते हैं दो कार्ड, क्लब और स्पेड। क्लब होते हैं 1 से लेके 10 तक तो नंबर होते हैं, इसमें भी 1 से लेके 10 तक नंबर होते हैं। उसके बाद के क्यू जे, है ना? एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है। यहाँ पे भी एक क्वीन, एक किंग और एक जैक होता है। ठीक है, तो टोटल जो है फेस कार्ड जो होते हैं ब्लैक कलर के, वो 6 हो जाते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से जो रेड कार्ड कार्ड होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो डायमंड होता है, एक हार्ट होता है ना? डायमंड को हिंदी में ईंट कहते हैं, हार्ट को पान बोलते हैं हम। ठीक है, ये भी टोटल कितने होते हैं? 13 13 के सेट में डिवाइडेड होते हैं। 13 में से 3 और 3 6 जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आपके फेस कार्ड हो जाते हैं। अब जो ऑनर कार्ड्स होते हैं वो होते हैं टोटल 16, 4 एस 12 फेस। एस जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4। हर किसी में ये जो इक्का होता है, इसको, ये वन वाला जो कार्ड दिख रहा है, इसको एस बोला जाता है। ठीक है, इसको एस बोला जाता है। तो टोटल हो जाते हैं ये 4। अब 4 ये हो गए, 40 ये हो गए, 12 ये हो गए, इस तरीके से ये डिवाइडेड होता है पूरा का पूरा सेक्शन। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है इसमें? इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे कलर के कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके लिए हमने ट्री बना के आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट चीज आती है, जब भी हम इसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं, प्रोबेबिलिटी के जब भी क्वेश्चन करने हो आपको, तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं टाइप वाइज। अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट उठा के करोगे ना बुक से, फिर तो हो गए। तो टाइप वाइज में सबसे पहली जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे करते हैं हम इसको, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल का मतलब हो गया शेप से रिलेटेड, है ना?
तो शेप से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी जब भी हमारे को निकालनी हो तो किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। सपोज करिए हमारे पास में एक शेप है, सपोज हमने एक शेप बनाई है, एक रेक्टेंगल है, सपोज करिए ये ए बी सी डी हमने नाम दे दिया इसका, ए बी सी डी। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल और इसके अंदर एक और रेक्टेंगल है, मान लेते हैं डी ई एफ जी। ठीक है, डी ई एफ जी। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैंने कोई एक बॉल फेंकी इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड में, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल इसके अंदर आके गिरेगी। तो इसके अंदर आके गिरेगी, तो अभी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या ये पॉसिबल इवेंट है, तो आप बोलेंगे हाँ पॉसिबल नॉर्मल इवेंट है, बॉल इसके अंदर भी आ सकती है, बॉल इसके बाहर भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि मैं कितना स्पीड से फेंक रहा हूँ, है ना, या कितना मैं उसमें प्रेशर डाल रहा हूँ बॉल पे कि वो उसके अंदर घिसे, है ना। तो होता क्या है कि अगर मेरे को कभी भी एक पॉइंट, एक बॉल या कुछ भी एक चीज निकालनी हो किसी फिगर के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी का वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। अगर मान लेते हैं इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी आपको ये बताना हो कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके अंदर आने की, ठीक है, इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो टोटल मैं ये बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज के होने की, उसको फॉर्मूला जो होता है वो होता है एरिया ऑफ स्मॉलर फिगर, एरिया ऑफ 2D फिगर के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉलर फिगर, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ लार्जर फिगर, एरिया ऑफ लार्जर फिगर, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में जब भी आपको किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की जगह पे होता है एरिया ऑफ स्मॉलर फिगर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जगह पे होता है एरिया ऑफ लार्जर फिगर, ठीक है। अब इसको करते कैसे है सर, बहुत आसान होता है। जैसे सपोज करिए मैंने आपको नॉर्मल सा एक क्वेश्चन बोला, मैंने बोला अपने पास में ये एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेथ है कुछ कुछ दे रखी है, सपोज करिए 6 जो है उसकी लेंथ है और 2 जो है वो इसकी सपोज करो ब्रेथ है। इसके अंदर एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल है, 2 ना लेकर मैं इसको 4 ले लूं चलेगा, ब्रेथ को मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है, ब्रेथ कितनी ले ली मैंने 4। इसके अंदर सर्कल है जिसका डायमीटर 2 है, डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर या मीटर जो भी चल रहा है उसको ले लो, है ना, 2 सेंटीमीटर में ले लो या 4 सेंटीमीटर में ले लो। अब मैंने आपसे बोला कि एक पॉइंट जो है वो इस फिगर के अंदर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्कल के अंदर है, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो मैंने बोला देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट, ठीक है, ऑन द फिगर, ऑन द फिगर, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट लाइज, एल आई ई एस, है ना, इनसाइड द सर्कल, ठीक है, इनसाइड द सर्कल। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है इसका, मैं बताता हूँ क्या है, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ टफ नहीं है इसमें। देखो करना क्या होता है, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। क्या करना है, इसमें छोटी फिगर और बड़ी फिगर को देख लेना है, किसका निकालना है उसका निकालो, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी टोटल फिगर के एरिया से। तो सबसे पहले आपको अंदर आना चाहिए कोई पॉइंट सर्कल के, तो आपको एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, छोटी फिगर जिसका आपको एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल, इसको किससे, टोटल फिगर से आपको डिवाइड करना है। टोटल फिगर इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया है एल इंटू बी। तो आप क्या करो, पाई आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू इस समय हो गई 1, है ना, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 4 कर दो, तो पाई बाई 24 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसके अंदर आने की, सर्कल के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, पाई बाई 24। अब आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ की आपसे ये पूछ ले कि सर्कल के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सपोज करो इसी में ना आपसे ये पूछ लिया था सर्कल के अंदर ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कभी ऐसे पूछ लिया था सर्कल के अंदर फिगर ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी पॉइंट ना लेने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो याद रखिएगा किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी को हम पीई लिखते हैं। पीई का मतलब होता है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, है ना, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं मान लेते किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालू तो उसको लिखा जाता है पीई नॉट, या तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, है ना, इसका मीनिंग होता है किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी,
ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं पीई नॉट। इसको ही लिखने के दो तीन तरीके होते हैं, या तो हम पीई नॉट लिख लें, या तो पीई के ऊपर ऐसे बार लगा लें, या तो पीई के ऊपर ऐसे डैश लगा लें। ठीक है, या तो पीई के ऊपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट सी लगा लें। तो ये सारे के सारे जो तरीके होते हैं इसको पीई नॉट को ही दिखाते हैं। तो पीई नॉट का मतलब क्या होता है भैया, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको पहले से पता है और ना होने की निकालनी है, तो पीई बार निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पीई। तो अगर मान लेते हैं अंदर होने की आपको, अंदर आने की आपको, सर्कल के अंदर पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है पीई इज इक्वल टू 1 सॉरी पाई बाय 24 है। तो आपको अगर ना आने की निकालनी होगी तो पीई बार जो होगा 1 माइनस पाई बाय 24 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व वगैरह हम कर सकते हैं। इतना तरीका समझ में आ रहा है? तो किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पीई करके निकालते हैं। जैसे सर्कल के अंदर आने की अगर आपको पता है पॉइंट कि अंदर आने की प्रोबेबिलिटी पाई बाय 24 है, तो अंदर ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी बाहर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस पाई बाय 24। अब इससे एक चीज और समझ में आती है, इसको उठा के इधर लेकर आ जाओ। तो इधर लेकर आए, तो इधर लेकर आए तो ये बना पीई प्लस का और पीई बार, ये दोनों प्लस के, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ही तो चीजें होती हैं, या तो कोई चीज हो गई या तो चीजें ना हुई, है ना। तो दो ही तो चीजें हो सकती हैं। तो यह इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट, ऑफ एनी इवेंट, है ना, ऑफ एनी इवेंट जो होता है वो होती है कितनी, 1 होती है। तो किसी भी इवेंट के मतलब किसी भी इवेंट के जितने भी मतलब प्रोबेबिलिटीज होती हैं, सारी प्रोबेबिलिटीज का अगर मैं सम निकाल दूं तो ऑलवेज 1 ही आता है, 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। शायद मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती। तो किसी भी इवेंट के मैं जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालू, सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो 1 ही होगा, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा। क्या इतनी बातें क्लियर है आपको? अगर आपको इतनी बातें क्लियर है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, चलो इसको बीच बीच में हम थ्योरम बताते चलेंगे। आज तो पहली क्लास है अपनी, पहली क्लास है तो आपको आसान ही मिलेगा सब कुछ। ठीक है, चलो देखो जरा। जैसे आपको एक क्वेश्चन बोल रखा है, इफ अ पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट लाई विद इन द शेडेड रीजन, ठीक है, रेदर देन द अनशेडेड रीजन। आपसे बोला रखा है कि भैया एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पॉइंट शेडेड रीजन में, अनशेडेड रीजन में नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको देखो ये जो फिगर है रेक्टेंगल दे रखी है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो रेक्टेंगल दे रखी है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको कैसे निकालना है, मैंने आपको क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पीई इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ स्मॉलर फिगर, है ना, दैट मींस एल टू बी अपॉन एरिया ऑफ लार्जर फिगर, यानी एल इंटू कैपिटल बी। अब ये जो होती है इसके अंदर आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मान लेते हैं मैं इसके ना अंदर आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगी, तो आप बोलेंगे सर पीई बार निकालना है आपको, यानी 1 माइनस पीई निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि अभी सर्कल के केस में बताया। बातें समझ में आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, दोबारा से एक बार ध्यान से सुन लो। मैंने बोला क्या, मैंने ये बोला कि भाई एक रेक्टेंगुलर फिगर दे रखी है आपको, उसके अंदर एक और रेक्टेंगुलर फिगर दे रखी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे दो चीजें, एक जगह अंदर वाले में शेड नहीं कर रखा, बाहर वाले में शेड कर रखा है ना। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर कोई अगर मैं पॉइंट लेता हूं तो वो इसके बाहर आएगा, अंदर नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है अगर मेरे को निकालना है, तो मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भैया इसके अंदर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसके अंदर आने की प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को पता है तो मैं 1 में से माइनस करूं, मेरे पास में बाहर की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो इसको कैसे निकालते हैं, आपको अंदर वाली फिगर जो है उसका एरिया पता होना चाहिए, उसको डिवाइड करना है टोटल एरिया से, टोटल फिगर के एरिया से। टोटल फिगर का एरिया कैपिटल एल कैपिटल बी मान लो, इसको कैपिटल एल मान लो, इसको कैपिटल बी मान लो, यहाँ से कैपिटल एल इंटू बी, है ना, इसको स्मॉल एल मान लो, इसको स्मॉल बी मान लो। तो इसका आंसर प्रोबेबिलिटी जो है होगी इनसाइड फिगर की, वो कितनी निकलेगी भैया, वो निकलेगी 9 इंटू 4 बाय 19 इंटू 6 हो जाएगी। चलिए भैया इसको काट करिए, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो ये हो गया 6 बाय 19 हो गया आई गेस, है ना। तो अगर मेरे को ये निकालना है तो 1 माइनस 6 बाय 19 हो गया, तो 19 माइनस 6 बाय 19, तो 19 में से 6 गया तो कितना मिल गया, 13 अपॉन 19 जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी पॉइंट बाहर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13 अपॉन 19 हो गई। इस तरीके से जो है आप इसको निकाल सकते हो। क्या बातें समझ में आ रही है आपको? अब मैं करने क्या वाला हूँ, अब मैं ये करने वाला हूँ, आपको दूंगा मैं क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं, आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको ना। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन देने के बाद में हर क्वेश्चन के लगभग कोशिश मैं करूंगा कि 3-4 ऑप्शन दे दूं आपको। ठीक है, नहीं होंगे जिसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ऑप्शंस देने के बाद में आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको मेरे को बताना है कि उसका आंसर क्या निकलेगा। कमेंट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज जब आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते हुए आप उसको पॉज करिए, अपना एक आंसर दिमाग में डिसाइड करिए। अगर आपको वही आंसर आता है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, एक क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है ये है, सपोज यू थ्रो 10 darts randomly at the dart board below at the and that all dart hit the board, find the probability of landing in the shaded region. ओके, आपको बोल रखा है कि भैया एक ये आपको पूरा की पूरा फिगर गिवन है भाई। इसमें दो रेक्टेंगल आपको, या दो जो है मैं ये बोल सकता हूँ स्क्वायर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, दो स्क्वायर आपको दिख रहे हैं। डार्ट मतलब वो होता है वो जो फेंकते हैं ना, वो दीवार पे लगा के हैं उसको, उसमें जो मार मार के वो करते हैं। ठीक है, जैसे सलमान खान वगैरह, वो कौन सी पिक्चर थी, एकता टाइगर में जो फेंकता है वो, है ना। तो वो हाँ, तो वहीं से याद रहेगा आपको। तो वो जो फेंकते हैं ना, यहाँ पे फेंकना है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो शेडेड रीजन पे डार्ट जो है वो इसका गिरेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डार्ट हो, पॉइंट हो, कुछ भी हो, शेडेड रीजन में अगर लाना है तो भाई आपको करना क्या है, आपको जो बड़ी फिगर है वो जो छोटी फिगर है, सबसे पहले तो वो डिसाइड करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जिसमें आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना होता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बड़ी फिगर इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका एरिया निकाल लेता हूँ, छोटी फिगर का एरिया निकाल लेता हूँ। तो अब मैं अगर मान लेते हैं छोटी फिगर के अंदर कोई पॉइंट आता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती, छोटी का एरिया अपन बड़ी का एरिया, है ना। तो अगर मान लेते हैं मेरे को इसमें ना आने की निकालनी है, यानी बाहर आने की निकालनी है, तो 1 माइनस करके ये वाला एरिया। तो ये करके बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। 9 आ रहा है, 1/9 आ रहा है, 9/8 आ रहा है, 8/9 आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्या पूछे गए हैं कभी। रुको जरा, सब्र करो, सब आएगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि कैसे पूछे जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम जब क्वेश्चन को बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ाते हैं, एकदम से अगर मैं लेके जाऊंगा मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, अब जरा इसको ध्यान से देखो। जैसे इस वाले क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इस अंदर वाली फिगर की। ठीक है, सॉल्यूशन में अंदर वाली फिगर यानी प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी, है ना, दैट डार्ट हिट द अनशेडेड रीजन, द शेडेड रीजन, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, द शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन अगर वो हिट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट इट हिट द अनशेडेड रीजन, है ना। प्रोबेबिलिटी दैट डार्ट हिट्स, ठीक है, दैट द डार्ट हिट्स होगा, ठीक है ना, HITS, हिट्स द शेडेड रीजन, द अनशेडेड रीजन, सॉरी, अनशेडेड रीजन, ऐसे होगा। तो आपको करना क्या है भाई, 1 माइनस पीई निकालना है एक्चुअल में आपको ना, पीई बार जो है इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो 1 माइनस पीई का मतलब होता है 1 माइनस इसका एरिया बड़े वाले का और छोटे वाले का एरिया को डिवाइड करना। तो छोटे वाले का एरिया यानी 3 × 3, है ना, 3 स्क्वायर। बड़े वाले का एरिया जो है वो है 9 स्क्वायर, है ना। तो 3 स्क्वायर जो हो जाता है वो 9 हो जाता है, 9 स्क्वायर 81 हो जाता है, 9 9 81 होता है, तो 1/9 इसका आंसर मेरे हिसाब से। 1 माइनस 3, एक मिनट, 1/9, है ना। तो कितना हो गया, 9 - 1/9 हो गया, 8/9, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। और ऑप्शन नंबर डी हमने इस तरीके से निकाला। सपोज करिए यही क्वेश्चन जो है ना वो कुछ इस तरीके से आ गया आपके पास में। क्लियर है ना आपको वाला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। अ डार्ट इज थ्रोन एट अ सर्कुलर डार्ट बोर्ड सच दैट इट विल लैंड randomly over the area of the dartboard. What is the probability that it lands closer to the center than to the edge? अब ये क्वेश्चन कुछ अलग है, दिमाग लगाइए अपने हिसाब से, आप इसका आंसर बना दीजिए। मैंने इसके ऑप्शन दिए नहीं है वैसे, अगर आप चाहें तो मैं ऑप्शन दे सकता हूँ आपको ना। ठीक है, ऑप्शन देता हूँ आपको, थोड़ा सा ना और अच्छा लगेगा ऑप्शन देके। ले लिया, ले लीजिए ये ऑप्शन, 1/4, 3/4, 1/2, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस इसलिए रखा, मेरी कैलकुलेशन इधर उधर हो गई, तो नन ऑफ दिस इसका काम आ जाएगा। अब ये ऑप्शन मैंने दिए हैं और इसी के बेसिस पे देखो मैं एक क्वेश्चन दूंगा अभी प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि आपसे वो बने। ठीक है, तो कैसे आप करोगे, एक डार्ट है, सर्कुलर बोर्ड है अपने पास में, कैसी शेप का, सर्कल की शेप का एक सर्कुलर बोर्ड है भाई, ऐसा। ठीक है, इस पे डार्ट फेंका गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डार्ट है वो सरकमफ्रेंस के पास होगा, नहीं, क्लोजर, दैट इट इज क्लोजर देन द टू द सेंटर, कि वो सेंटर के पास में होगा, डार्ट जो है वो यहाँ पे आया होगा, सरकमफ्रेंस से दूर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ये निकालनी कि ये जो पॉइंट है यानी वो डार्ट है वो सेंटर के पास गिरा होगा जाके। ठीक है भाई, कैसे करेंगे आप इसको, तो दिमाग लगा लो,
वीडियो पॉज कर लो, मैं सीधा सीधा जो है वो इसका आंसर बताता हूँ, ताकि ताकि आपका टाइम खराब ना हो, जो बच्चा देख रहा है या जो इंसान जो एस्पिरेंट देख रहे हैं उनका टाइम खराब ना हो, तो मैं सीधा सीधा बताता हूँ। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें फिगर में देखो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, आपको बोला है एक सर्कल है और एक पॉइंट है, पॉइंट मैं डार्ट को कह रहा हूँ इस समय, डार्ट जो है वो पॉइंट है एक तरह का, वो पॉइंट सेंटर के पास है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, जैसे सपोज करो मेरे पास में ना ये एक टाइल है, ठीक है। टाइल जो है इसके 3 पार्ट हैं, 1 2 3, ठीक है। और ये इसका बिल्कुल बीच का पार्ट है। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा पूछता हूं, जैसे ये टाइल है, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, यहाँ पे, तो मैं किसके पास हूँ, इस वाले फेस के पास में हूँ। सपोज करो मैं इस फेस को बी कह रहा हूँ, इस फेस को मैं ए कह रहा हूँ, या मैं ए के पास में हूँ। क्लोजर किससे हूं मैं, तो आप बोलोगे सर आप बी से ज्यादा क्लोजर हो। ओके, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई या इसको ऐसे समझो कि मैं ये बीच वाली लाइन थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बीच वाली लाइन हटा दी, थोड़ा सा आपका ना मैं अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है। समझने में टाइम नहीं लगेगा आपको। जैसे एक ये मान लेते हैं टाइल है, टाइल मतलब फ्लोर है जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, और इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। मैं ना इस समय इधर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं किसके पास हूँ, इस वाले बी वाले फ्लोर के पास में हूँ, बी वाले फेस के पास में हूँ, या मैं ए वाले फेस के पास में हूँ। तो आप बोलोगे सर आप देखने से तो ऐसा लग रहा है बी वाले फेस से ज्यादा क्लोजर है ना, ए वाले फेस पे कम है। तो अगर मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पर हूँ, तो अभी मैं बी के पास ज्यादा हूँ। अगर मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं ए के पास ज्यादा हूँ। तो ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि मैं ए के पास ज्यादा हूँ या बी के पास ज्यादा हूँ, कोई तरीका है इसको करने का? तो आप बोलेंगे हाँ सर, अगर इसके बीच में आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो, यानी इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, तो अगर वो इस तरफ हो आप, तो आप बी के पास में हो। अगर आप इस तरफ हो तो आप ए के पास में हो, है ना। यानी आप इस एरिया में अगर आ गए तो आप ए के पास में, अगर आप इस एरिया में आ गए तो आप बी के पास में, है ना। यही मतलब है। तो अगर कभी भी आपको जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें आपको नहीं पता, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करो, सर्कल बनाओ एक। सर्कल बनाता हूं मैं एक, अरे यार सर्कल बनाता हूं मैं एक, ये मान लो सर्कल है अब, ठीक है। ये रहा सर्कल, ठीक है। ये सर्कल बना दिया, इसका सेंटर ये है, सेंटर को सी से डिनोट कर रहा हूँ। इसके पास में अगर कोई पॉइंट है मेरे को ये पता लगाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक और सर्कल बनाऊंगा। अब ये एक और सर्कल क्यों बना रहा हूं, एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा जो बिल्कुल बीच में लाई करेगा इस सर्कल के। अब बीच में लाई करेगा तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉइंट इसके इस तरफ है तो वो सेंटर के पास, इसके इस तरफ है तो वो सर्कमफ्रेंस के पास, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो अगर वो मान लेते हैं वो पॉइंट, आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सेंटर के पास में है, तो वो इस लाइन से इधर होना चाहिए। और अगर मान लेते हैं वो सर्कमफ्रेंस के पास में है, तो इस लाइन से इधर होना चाहिए। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? तो अब आपको करना कैसे, सपोज करो इस पूरे सर्कल की रेडियस जो है वो आर है, पूरे सर्कल की। तो इतने सर्कल जो होगा जो इसके बिल्कुल बीच में बन रखा है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर r/2। इसको मैं कैपिटल आर बोल रहा हूँ, इसको मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ, है ना। इसको मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ, या ऐसे 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 कैपिटल r/2, स्मॉल आर जो होगा, ठीक है। स्मॉल आर को कैपिटल r/2 ऐसा बना दिया हमने। अब इससे फायदा क्या होगा, मुझे एक चीज पता लगी है कि मेरे को पॉइंट कौन सी फिगर के अंदर चाहिए। मुझे पॉइंट चाहिए, जैसे ये पूरा सर्कल था, मुझे पॉइंट इस वाली फिगर के अंदर चाहिए। इस वाली फिगर के अंदर चाहिए तो इसकी रेडियस चाहिए, इसका एरिया चाहिए, उसके एरिया को टोटल एरिया से डिवाइड करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ स्मॉलर फिगर यानी पाई आर स्क्वायर को एरिया ऑफ बिगर फिगर यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। अब देखो क्या करूंगा, पाई से तो पाई कट रहा है, आर की जो वैल्यू है वो है r/2, इसका होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। तो r/2 का स्क्वायर हो गया r²/4, अपॉन में आर स्क्वायर कर दो, कट करके इसका आंसर आ गया भाई 1/4। तो कहने का मतलब ये है, दोबारा से देखो जरा हमने करा क्या, एक सर्कल दे रखा था, डार्ट जो था वो सर्कल की शेप में था, सर्कल था, सर्कल के सेंटर के पास में ना डार्ट को फेंका गया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी हमारे को। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी तो हमने करना कैसे है कि आपको बिल्कुल बीच में ना एक और फिगर बना देनी है उसी तरह की। सर्कल है तो सर्कल बना दो, तो हमने क्या करा, बिल्कुल बीच में एक और सर्कल बना दिया। अब वो सर्कल के मान लेते हैं अगर इस तरफ अंदर की तरफ है कोई भी पॉइंट, तो वो सर्कल के सेंटर के पास, अगर वो सर्कल के बाहर की तरफ है तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के पास में होगा, ठीक है। तो हमने अब डिसाइड अगर करना है वो सर्कल के सेंटर के पास में है, तो आपको करना क्या है, इस सर्कल का एरिया मतलब इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है वो, इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इस सर्कल का एरिया निकाल लेना है, इसको पूरे कंप्लीट सर्कल से डिवाइड कर देना है, यानी टोटल आउटकम से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा, और डिवाइड करके हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1/4, एंड इट इज द करेक्ट आंसर, है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, क्लियर है पक्का? चलिए
ठीक है, अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है, मतलब आपको सारी की सारी चीजें क्लियर आ रही हैं समझ में, तो आप जो है ये वाला क्वेश्चन बना देंगे। देखिए जरा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था राजस्थान टीजीटी 2013 में। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया था कि दैट प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल इज नियरर टू द सर्कमफ्रेंस देन ऑफ द सर्कल कंपैरेटिव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। वृत्त के भीतर स्थित कोई बिंदु वृत्त के केंद्र की तुलना में वृत्त की परिधि के निकट होने की प्रायिकता क्या होती है? 1/4, 1/2, 2/3, 3/4। राजस्थान टीजीटी 2013। वीडियो पॉज करिए, कॉपी उठाइए, आंसर बताइए। बिना कॉपी उठाए बता सकते हो तो भाई मतलब आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया इस समय। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको क्या निकलता है आपके हिसाब से आंसर, कॉपी उठा के बिना कॉपी उठाए जैसे भी आपका निकलता है। आपको ये बोल रखा कि भैया एक पॉइंट है, एक सर्कल है, एक पॉइंट है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी की उसके सर्कमफ्रेंस के पास में होगा। तो क्या करेंगे, सपोज करिए सेंटर है तो एक सर्कल और बना देंगे, एक सर्कल और बना देंगे। अगर मान लेते हैं मेरे को ये पता लगाना है कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो पॉइंट यहाँ पर है, इस रीजन में है, यानी इस वाले रीजन में है। ठीक है, तो अगर वो इस रीजन में पॉइंट है, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मुझे करना क्या है, इस रीजन का मेरे को एरिया चाहिए, ये होगा फेवरेबल आउटकम। और टोटल सर्कल का एरिया चाहिए, वो होगा टोटल आउटकम। तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हमारे को गिवन है, यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल आर है, यहाँ की स्मॉल आर है। स्मॉल आर जो होगी वो कैपिटल R/2 होगी। R/2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसके बिल्कुल बीच से हमको सर्कल बनाना है। बीच से का मतलब समझते हो, बिल्कुल बीच से हमारे को सर्कल बनाना है, हमारे को सर्कल में इधर उधर कुछ नहीं करना है ना। तो बीच से बनाएंगे तो रेडियस आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी तो R/2। ठीक है, तो आप बना लो इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एरिया ऑफ दिस फिगर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन है ना, एरिया ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस रीजन क्या होगा, मैं आप से पूछूं तो आप बोलेंगे सर टोटल सर्कल सर्कल में से आप छोटा वाला सर्कल जो है वो माइनस करो, इसका एरिया निकल जाएगा। और एरिया ऑफ टोटल सर्कल, कंप्लीट सर्कल ये हो जाएगा बच्चे, है ना। तो ये जैसे ही हुआ, ये होने के बाद में ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लो और ये बन रहा है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर ना, तो 4 हो गया अपॉन में आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ये होगा 1 - 1/4 अपॉन में 1, मतलब आर स्क्वायर काट दो। 1 - 1/4 इज 3/4, 3/4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ऐसे करना है, बस जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर हम किस तरीके से निकालते हैं पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बस हो जाएंगे वो क्वेश्चन, लगभग हो जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको, आपको चीजें समझ में आ रही है कैसे करना है, आपको ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे करना है। प्रोबेबिलिटी के जितने भी ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सबके लगा देना, सब में यही चीज, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही फॉलो होगा। ये मत सोचना कि भाई कैसे करेंगे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यही फॉलो होगा कि भैया जो गिवन है, जिस एरिया के अंदर या जिस रीजन के अंदर वो लाई कर रही है उसका निकालो, टोटल से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसको कर रहे हैं इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बेसिस पे भी आते हैं। काफी सारे जो बच्चे हैं वो ये भी पूछ रहे थे, या अभ्यर्थी ही बोलेंगे हम, बच्चे मतलब मेरे मुंह से निकलता है बार बार। तो काफी सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है क्या हमको पढ़ना चाहिए प्रोबेबिलिटी करने के लिए। तो मेरा आंसर ये रहेगा कि हाँ, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आपके पास में चॉइस नहीं है, आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब हम प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारी वीडियो से देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिएगा। पीएनसी आपको आना चाहिए जब तक मैं प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूंगा, और ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे स्टार्ट करने में। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करूंगा। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। पीएनसी अगर आपको आता होगा तो आपको प्रोबेबिलिटी करने में मजा आएगा। और प्रोबेबिलिटी मैंने बोला है कि आपको सब कुछ ही कराऊंगा इसमें, पॉइजनस रेशियो वगैरह सब कुछ आपको करवाऊंगा। तो इसका मीनिंग ये है कि आपको हर चीज आनी चाहिए, और हर चीज जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपको पढ़ी होनी चाहिए आपकी। पुराना लेक्चर पहले देखिएगा, उसके बाद नया देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है, तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, फिर हम कल से और आगे इसका करवाएंगे। चलिए आज के लिए इतना क्लियर करते हैं भाई, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। और अभी तक हमने इसमें सेट थ्योरी का पोर्शन स्टार्ट नहीं करा है, ठीक है, वो भी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।